हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी का 2014 का पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम 2011 से लेकर 2021-22 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी टेट का सभी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बन सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे जो है ईयर बाई ईयर क्वेश्चन में चेंजेस आ रहे हैं और आपको किस लेवल से पढ़ना चाहिए। क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ जाना चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, सभी को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब होता है कि आप अपना कंसेप्ट बना सकें और आप देख सकें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। साथ में आप जानते हैं यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार जो है क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है ना। एज यू नो, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो 2017 का पेपर ही पूरा का पूरा उठा कर रख दिया था और एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस नेचर ऑफ क्वेश्चन। हालांकि अभी जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था हमने इससे पहले देखा था 2011 और 2013 का, क्योंकि 2012 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर परीक्षा तिथि भी देख सकते हैं 23 फरवरी 2014। तो उस टाइम जो क्वेश्चन था थोड़ा कंसेप्चुअल था, दिमाग लगाते हो जाता। यहाँ पर थोड़ी जो है रटने वाली चीज़ें आ गई हैं इस 2014 में। तो ये सब बातें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। वहाँ पर तो आप सोचते तो आप 20+ कर जाते हैं, वहाँ पर सोचने पे था, कॉमन सेंस पे था। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें ना देखनी है, याद करनी है, पढ़नी है, क्योंकि कुछ नियम है और कुछ नियम है तो किसी साइकोलॉजिस्ट ने ही दिया होगा। जब साइकोलॉजिस्ट देते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना, उस नियम को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है और डिटेल में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि आपका कम समय लेते हुए सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी जिसका भी क्वेश्चन आपको आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको ये मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हैं भाग पहला ही है। यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा विधि से पहला भाग होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है? ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी जन्मजात या अर्जित, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो हम सभी को पता है कि मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा था, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरणा ऐसी अभिप्रेरणा है जैसे में भूख, प्यास, खाना, ये सब, सोना, ये सब हमारी अभिप्रेरणा क्या है? वो जन्मजात है। अर्जित है जो सामाजिक रूप से हमें प्रभावित करती है, उसे क्या कहेंगे? अर्जित है। ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पर जो है अब्राहम मैस्लो, जिनका फुल नाम था, अभिप्रेरणा देख सकते हैं। एक अभिप्रेरणा इन्होंने जन्मजात बताया है और दूसरा अर्जित बताया। जन्मजात में भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि है। अभिप्रेरणा में सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि है। ठीक है ना। और इस प्रकार थॉमसन भी है ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा था। स्वाभाविक अभिप्रेरणा जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना आदि, और कृत्रिम अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार प्राप्त करना आदि। पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गई, दंड हो गया, ये सब जो है कृत्रिम अभिप्रेरणा है। आगे बढ़ेंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो आपको ये जो है पढ़ना है, इसका भी नियम है, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। हालांकि फिर भी आप अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है ना। सभी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है ना। ज़रूर देखें, क्योंकि ये अधिगम के नियम से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। वहाँ पर जो अधिगम कितने प्रकार का होता है आप जाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ, अचानक जो सूझ आई उससे जो आपने सीखा उसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। और पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संवादवाद
या गेस्टाल्टवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गेस्टाल्ट होगा, क्योंकि गेस्टाल्टवाद के अनुसार जो है अचानक से किसी समस्या के प्रति आपकी अचानक से जो भी सूझ बनी है, जो भी समझ आपको आई और अचानक से जो भी आपने एक्शन लिया उसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है रोड पे जा रहा है और अचानक से कुत्ते उसे भौंकने लगे और दौड़ाने लगे, तो या फिर कुत्ते को देखकर पहली बार उसको दृष्टियान में क्या आया और वो क्या करेगा, वही जो है अंतर्दृष्टि के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, किसी मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो निरर्थक शब्दों को किसने प्रयोग किया है? तो निरर्थक शब्द ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एबिंगहॉस ने जो है मनोवैज्ञानिक थे जो सीखने के लिए जो है निरर्थक शब्दों का जो है उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं सभी जो आप पढ़ेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर भी आप जो है यहाँ के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप जाकर वहाँ पर 30 से 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। पाँचवा क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम अभी हमने कल ही बात किया था, थॉर्नडाइक का, ठीक है ना। कितने नियम दिए थे? 3। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है ना। तो उसी नियम को क्या बोला जाता है? सीखने का नियम या फिर अधिगम का नियम। तो ये सब नियम जो है याद करना है आपको। थॉर्नडाइक को, पियाजे को और फ्रॉइड को, इन सबको पढ़कर जाना जरूरी है, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन जो है चांसेस रहते हैं। पॉलबर्ग को भी, स्किनर को, कलहर को, सब कुछ पढ़कर जाना जरूरी है। सीखना है, क्वेश्चन नंबर 6, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और ये सभी। तो आपको क्या लगता है सीखने से आप में क्या होता है? पहले आपका व्यवहार बदलेगा। मान लीजिए कि पहले आपको कंप्यूटर सीखना चलाना नहीं आता था, लेकिन अब आ गया, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आपका मनोवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अनुभव और अभ्यास का परिणाम है सीखना। यानी कंप्यूटर जब आप सीख रहे हैं, तो जब तक आप कंप्यूटर पे अभ्यास नहीं करेंगे और आपका अनुभव नहीं होगा, तो उसका क्या सीखने का कोई आउटकम निकलेगा? नहीं निकलेगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जब आप अपेक्षाकृत है यानी कि परमानेंट भी नहीं रहता है, याद रखिएगा। अपेक्षाकृत है, जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपको, जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कंटिन्यू कंप्यूटर चला रहे हैं, तो आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब कंप्यूटर 2 साल 3 साल छोड़ दें तो थोड़ा थोड़ा आप भूलने लगेंगे। तो ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ठीक है ना। और ये सभी, तो इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलत, डी अनुवांशिकता। तो आप सभी को पता है कि शारीरिक वृद्धि और विकास एक लिमिट टाइम तक होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है एक निश्चित समय के बाद बढ़ना रुक जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि नाखून का बढ़ना और मोटापा, ये सब जो है थोड़ा बहुत विकास में आता है, शारीरिक विकास में, सब मिलाकर हम क्या कहेंगे? उसे अभिवृद्धि कहेंगे, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेंगे। चिंतन, क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है जी? डीवी द्वारा है, गिलफोर्ड द्वारा है, क्रूज द्वारा है, या रॉस द्वारा है? तो सभी को पता है कि एक जो क्वेश्चन आता है किसी कथन से ज़रूर आता है। तो यह जो कथन है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का ही कथन आता है, लेकिन ये कथन जो है रॉस का है, जो आपको याद करना पड़ता है। कुछ कथनों को जो है आपको याद करना पड़ता है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, इसमें कोई अनुमान नहीं लगता है, ये रट्टा मार स्टडी है, इसको रटना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो आपको पता है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर हम कहें तो सभी बच्चे जो है विशिष्ट होते हैं, यानी कि
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि हर बच्चे में अपना क्वालिटी होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो सभी को पता है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका करेक्ट आंसर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11 में देख सकते हैं, 11 में अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है, शीघ्र पुनः स्मरण, यानी तुरंत आप उसे रिकॉल कर सकें, याद कर सकें, वो अच्छी स्मृति कहलाती है। शीघ्र पहचान, उसको तुरंत पहचान सके, ये अच्छी स्मृति है। और अच्छी धारणा, उसके प्रति आपकी जो धारणा है अच्छी हो, ये क्या अच्छी स्मृति कहलाती है। और उपयुक्त में से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी स्मृति क्या क्या विशेषता है। संव्यंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो संव्यंग जो एक चैप्टर ही है इसमें यूपी टेट का। तो इसमें क्या है, संव्यंग क्या है, एक उत्तेजित या भाव का उथल पुथल, इमोशन है भाई। इमोशन क्या है, इमोशन। संवेग जो होता है इमोवेयर से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इमोशन। इमोशन मतलब होता है संवेग, और संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्तेजना, भाव का उथल पुथल होना, ठीक है ना। स्नेह प्रेम भी है, लेकिन जो शाब्दिक अर्थ हम उसकी बात करें तो ये भी क्या है, हमारा इमोशन दिखाता है। हमारा क्रोध भी तो हमारा इमोशन है, हमारा भय भी हमारा इमोशन है। लेकिन जब शाब्दिक अर्थों की बात करें तो यहाँ उत्तेजना है या भावों में उथल पुथल है, ठीक है ना, जो सबको कवर कर ले रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 या 13 देखेंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से चलिए देखते हैं, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। तो आप सभी देखते हैं, जब अगर बॉयज़ की बात करें या फिर गर्ल्स की बात करें, तो हम देखते हैं कि जब भी आप लोगों को बाइक सीखनी रहती है या फिर कोई कार सीखनी रहती है, तो आप अपने जो भी आपके पहले से कोई बड़े हैं या फिर जो आपके साथी हैं, अगर कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे गियर ले रहे हैं, कैसे एक्सीलरेटर, कैसे क्लच और ब्रेक, हैंड ब्रेक या फिर लेग ब्रेक, कैसे सब यूज़ कर रहे हैं, आप सब नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। और सीखने की पहली सीढ़ी क्या है, अनुकरण है। अगर आपको सीखना है तो पहले देखना पड़ेगा, धैर्य के साथ रुकना पड़ेगा, अनुकरण करना पड़ेगा, नकल करनी पड़ेगी। अनुकरण का मतलब ही होता है नकल करना, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। मानसिक आयु की प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा कि मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये आपको पढ़कर पता चलेगा। तो बिने ने दिया था, जैसे साइमन एंड बिने ने दिया था। इसको एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई भी नोट्स या फिर बुक्स या फिर देखिए मैंने खुद के नोट्स सारे बनाए थे, अगर चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं यूट्यूब पे उसको भी डाल दूँगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, आप शैशवावस्था में कैसे सिखा सकते हैं भाई, तो हम कहेंगे मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सभी ने जो है शैशवावस्था के लिए अपनी जो शिक्षण विधियाँ दी है और सभी जो है उपयोगी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और जानते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। और अभी आपने देखा 15 तक हो गया, यानी आधा क्वेश्चन हो गया। और इसमें आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पढ़कर ही आएगा। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन ऑफ नेचर जो है यूपी टेट का बदल रहा है। 2011 में 2013 में सेम था, लेकिन 2014 में बदला हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है और उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि बाल विकास में हम क्या करते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का पूरा अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि गर्भावस्था की जो आयु सीमा है कितना, 0 से 9 माह तक है। और किशोरावस्था से पहले शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था की आयु जो है 1 से कह सकते हैं या फिर 0 से कह सकते हैं, 0 या फिर 1 ही लगाएंगे, 1 से कह सकते हैं 6 साल तक है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है,
बालावस्था की जो आयु है 7 से 12 वर्ष होती है। वहीं किशोरावस्था की आयु आ जाती है 13 से 18। तो ये आपकी आयु जो याद रखिए करना होता है। आयु भी पूछ देता है कि शिशुअवस्था, बालावस्था, किशोरावस्था की आयु क्या है, और साथ में पूछ देता है किसके अनुसार इनकी आयु क्या है। जैसे हरलोक ने क्या दिया था, वॉटसन ने क्या दिया था, अदर साइंटिस्टों, अदर साइकोलॉजिस्टों ने क्या दिया था। तो ये आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल, यहाँ करेक्ट आंसर क्या था? अच्छा, उपयुक्त सभी था करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा हम देखते हैं। प्रक्रिया पर बल देना, यानी कि हम प्रक्रिया पर बल देते हैं, सीखने में बल देते हैं मनोविज्ञान बाल विकास में। और वातावरण पर भी हम वातावरण का और अनुभव का भी यहाँ प्रयोग लेकर चलते हैं। तो हम उपयुक्त सभी पर चलेंगे। हालांकि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक तो हम तो अध्ययन करते ही हैं। सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर इट। हमने उपरोक्त तो सभी जो ऑप्शन नहीं पढ़ा था, हमने सी पढ़ा और इसी पे टिक लगा दिया। ठीक है ना। तो इसका जो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है ना। हम, क्योंकि साइकोलॉजी जो चलती है ना, ये देखती है कि सबसे बेस्ट आंसर क्या है। मोस्ट ऑफ द आंसर सही रहते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट हमें चूज़ करना पड़ता है। इसके लिए मैंने ऑप्शन 4 नहीं पढ़ा और सीधे आंसर दे दिया था। ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव भी हम देखते हैं। हमने देखा था कि हमने विभिन्न अवस्थाएं देख कर आ रहे हैं, जैसे ऊपर आप देख ही सकते हैं। और साथ में वातावरण भी देखते हैं, जैसा वातावरण रहता है बच्चा वैसा सीखता है। व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, तो हम देखते हैं हर बच्चा विशिष्ट होता है और हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। तो हम व्यक्तित्व, यानी कि हर बच्चे का अपनी भिन्नता पाई जाती है, तो इसका भी अध्ययन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्वार्थिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। सभी को पता है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है, इसे डार्विन ने दिया था, और ये जो है कुछ बुक है, बुक का नाम है। ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो एक थ्योरी है, सॉरी, इसमें कहा गया है वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा नेचर में। इन्होंने गैलपोस आइसलैंड पे जाकर अपना जो प्रयोग किया था, और उस पर बहुत सारी चिड़ियाँ देखी थी, और हर आइलैंड पे जो चिड़िया का जो मुंह का स्ट्रक्चर है, जिसे चोंच बोलते हैं, चोंच का स्ट्रक्चर जो था अलग अलग था, जिसके अनुसार उन्हें बताया था कि इनमें क्या हुआ, विकास हुआ है, जैविक विकास हुआ है, जिसे इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन के थ्रू जो है हर चिड़िया ने अपने आप में परिवर्तन लाया है, ताकि वो खाने को, क्योंकि हर आइलैंड पे क्या था, खाना अलग अलग था, और खाने के अनुसार चिड़ियों ने क्या किया था, अपने मुंह का ढांचा ही बदल लिया था, क्योंकि उनको जीना था। अगर अपने मुंह का ढांचा नहीं बदलते तो एक ही प्रकार के खाना के लिए सभी में सर्वाइवल होता है, और एक एक जब खाना खत्म हो जाता तो सभी एक एक कर मर जाती। इसीलिए उन्होंने क्या चूज़ किया, अलग अलग आइलैंड पे वो सब गई और अपना अलग अलग खाना बनाया, और अपने उन्हीं खाने के अनुसार जो है अपना जो है मुंह का ढांचा बदला, ताकि वो धरती पे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। इसी को उन्होंने क्या क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्हीं का सर्वाइव होगा जो यहाँ पर फिट करने की कोशिश करेंगे या फिट रहेंगे धरती पे। ठीक है ना। ये ना केवल इसमें, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जीवन, दैनिक जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें, समाज में रहने के लिए, हम डे बाय डे, पल पल जो हम कह सकते हैं सर्वाइवल, हम सर्वाइव ही कर रहे हैं, क्योंकि समाज के तानों को सहना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने कम्पिटिटर को कम्पीट करना, टीचर और बाकी सबका जो है कह सकते हैं, अब सब कुछ हम कहीं ना कहीं सर्वाइव ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसमें से हमें फिट होना है। अब फिट होने के लिए हमें अच्छे से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे चिड़ियों ने अपनी चोंच बदल दी, अब बताइए, अपनी शारीरिक ढांचा बदल देना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने अपने शरीर ढांचा बदल दिया ताकि वो फिट रहें और इस धरती पे बनी रहें, और अपने खाने का जो है तरीका ही बदल दिया। लेकिन बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है ये हमारे लिए। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 19 से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, बिने साइमन परिचय द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, विषमता का। तो हम क्या करते हैं, सामान्य बुद्धि का जो है मापन करते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास का प्रभावित करने वाले कारक है।
संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि आपके मानसिक विकास भी होता है, संवेदनात्मक विकास होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट को क्या क्या अफेक्ट करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। शारीरिक विकास को कहते हैं फिजिकल हेल्थ। मानसिक विकास कह सकते हैं, मानसिक विकास देख सकते हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ, मेंटल कैपेबिलिटी है, योग्यता है तो कैपेबिलिटी है, थकान हो गई, आप टायर्डनेस महसूस कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं तो आपका इमोशन डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। अगर आपकी मानसिक कैपेबिलिटी नहीं है कुछ समझने की, कुछ करने की, तभी आपका संवेदनात्मक विकास क्या है अफेक्ट करेगा। अगर आप थके हुए हैं तो उस टाइम क्या आप सोना ही पसंद करेंगे। आपका संज्ञानात्मक विकास आपको क्या करेगा, प्रभावित होगा। क्योंकि अगर थके होंगे, अगर कोई कुछ कह देता है तो हो सकता है कि आप अपने संवेग को कंट्रोल ना करें और उस पर चिल्ला दें, ठीक है ना। तो ऐसे आपके संज्ञानात्मक विकास को ये सब प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं दिखा, मतलब मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं केवल और क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ ताकि आप लोग का कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो इसमें सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। युक्त कथन है, तो उक्त कथन किसका है जी, ये उक्त कथन मुझे लग रहा है रॉस का है, ठीक है ना। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। देखिए ये सब जो याद करने वाली चीज़ें हैं कि किसका कौन सा कथन है, आपने देखा यहाँ से दो कथन पूछ दिए हैं, ठीक है ना, इस ईयर में। तो इसके मेरे अनुसार तो रॉस है, अच्छा ये हॉलॉक ने दिया है, ठीक है ना। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। तो इनका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हॉलॉक होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सीखने का स्वार्थिक उपयुक्त अर्थ है, तो सीखने का स्वार्थिक उपयुक्त अर्थ क्या है, कौशल अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन और व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्यवहार में परिमार्जन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सीखने का कोई अर्थ है नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सी जो है करेक्ट आंसर है। वाणी दोष नहीं है, तो वाणी का दोष क्या नहीं है, हमने देखा था कि अगर हम सही से नहीं बोल पाते हैं या फिर हकलाते हैं या फिर बोलते बोलते रुक जाते हैं फिर बोलते हैं, ये सब क्या वाणी दोष है, ठीक है। आगे देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। ये क्या है, ध्वनि परिवर्तन हो जाना, हम कहते हैं ना कि यह को जे बोल देते हैं, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, वाणी दोषी है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए। ऑप्शन बी देखेंगे, धीमी या तेज गति में बोलना। ऑप्शन डी, हकलाना या तुतलाना। ऑप्शन सी, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, धीमी या तेज बोलना कहीं से भी वाणी दोष नहीं है। हो सकता है कि आप घर में हो तो, या फिर ऑफिस में हो, या फिर स्कूल में हो तो आपको धीमा बोलना पड़ रहा है, वहीं आप रोड पे आ गए हो अपने दोस्तों के तो तेज तेज बोल बोल कर चिल्ला रहे हो, तो ये कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। ये परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल रहे हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के आगे सामने आपके पास सामने और ये आपके पास ऑप्शन भी है, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है, मूल्यों को महत्व बताना, मूल्यों को पालन ना करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना, उपयुक्त सभी। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन ए भी कहीं ना कहीं सही है, मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित करना, दंड तो हमें देना नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ऑल ऑफ दिस तो मुझे नहीं लगता लगेगा, तो हमें क्या होगा, ऑप्शन सी मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना। जब तक अध्यापक सिखाने वाले ही मूल्य की इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो सीखने से पहले सिखाना पड़ता है, सिखाने से पहले सीखना पड़ता है, और जब आप सीख लेते हैं तो उसको अपने व्यवहार में भी स्थापित करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब भी आप मूल्य सिखाएं, मूल्य यानी कि कोई भी आदर्श चीज़ें बता रहे हैं कि हमारा ये मूल्य, हमें ये करना है, हमें वो करना है, गलत काम नहीं करना है, तो ये हमारा मूल्य है। तो मूल्य को जब हम सिखाते हैं तो उससे पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं,
ठीक है ना। जैसे मूल्य क्या होते हैं यहाँ पर देखिए, महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना ये मूल्य है, मूल्यों का महत्व बताना ये भी मूल्य है। अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना ये मूल्य है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये भी मूल्य है। मूल्य मतलब वैल्यूज़ क्या है, नहीं कहते हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है नहीं, मेरे मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है, एंड मेरी मेरी कोई वैल्यू नहीं है मतलब मेरे मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं मेरी नीति खराब है, मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, सब कहते हैं ना, वही वैल्यू यहाँ पर है। वैल्यू को हिंदी में मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। और मूल्य हर किसी का अपना होता है, महान व्यक्तियों का मूल्य अपना था, ठीक है ना। मूल्य की इंपॉर्टेंस भी होती है, अध्यापक अपने आप में मूल्य रखेगा, अनुशासन भी एक प्रकार का मूल्य है ये। मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो मूल्य यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए दिखेंगे आध्यात्मिक मूल्य, क्वेश्चन नंबर 25 का। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन बी एन केन प्रकरण और धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। देखिए हमारे यहाँ जो मूल्य होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव मूल्य को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। तो धन अर्जन एक नेगेटिव मूल्य है जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। तो ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग से क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन 26 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आपने यहाँ देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या थे, आपको पढ़ेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, यानी कि नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है डे बाई डे जो है ईपीटेट में बदला हुआ है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है भाई, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। व्यक्तित्व तो हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक हो सकता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। आंसर जो है मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी होना चाहिए। फिर भी हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है मेरे लिए ये, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेंगे क्या ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने की एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से किसी एक भी अनुपस्थित से व्यक्ति का संतुलित विकास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो सभी को पता है जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं क्या, अंतर्मुखी होते हैं, यानी कि अपने आप में केंद्रित होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देंगे, अपने ऊर्जा बल यानी लेपिडो, याद रखें लेपिडो क्या होता है, को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, जो अपने आप को बाहर मतलब सारी ऊर्जा बाहर रख देता है उसे बहिर्मुखी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, कोई बात जो है अंदर नहीं रखता है उसे क्या कहेंगे, बहिर्मुखी कहेंगे। या अंतर्मुखी बहिर्मुखी से आप देखना क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। और एक कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे, आपके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो हमें हमेशा फैसिलिटेटर के रूप में मौजूद रहना है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा का विकास सिद्धांत नहीं है, तो भाषा के विकास का सिद्धांत क्या है, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत क्या है, नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, परिपक्वता सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ये खत्म होता है, यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप सभी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें। साथ में मैं आपको बता दूं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में और भी कुछ भी आपको लगे कि क्या आपको कोई नोट्स या फिर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं करने की कोशिश करती हूँ। एज यू नो हमारे चैनल पे जाएंगे तो आप इग्नू से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट देखते होंगे और सभी का जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी का जो मैं आंसर करती हूँ, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।